नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज रहे हैं और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में कैबिनेट की बहुप्रतीक्षित बैठक चल रही है। कोटा में ये बैठक आयोजित होनी थी, नहीं हो पाई। अब आखिरकार कैबिनेट की बैठक यहां मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित की गई है। इस बैठक में क्या कुछ होगा, इसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। चुनाव से पहले कितनी इंपॉर्टेंट बैठक, केंद्र में महिला आरक्षण बिल के बाद इस बैठक का कितना महत्व, पेट्रोल डीजल की हाल ही में जो बड़ी हड़ताल हुई उसके बाद क्या वैट में कहीं कोई कटौती राज्य सरकार करेगी या कुछ और लोक लुभावन वाली बातें, कुछ बड़े फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे, क्या कुछ होगा। राहुल गांधी की यात्रा होनी है 23 तारीख को। राहुल गांधी जयपुर में कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे और पहुंचेंगे। तो और क्या कुछ इस बैठक में आज मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। बैठक अभी जारी है और इसके बाद थोड़ी देर बाद ब्रीफिंग होगी कि क्या कुछ मंत्री जो हैं राजस्थान सरकार के वो बताएंगे बाहर आके कि बैठक में क्या कुछ हुआ। लेकिन अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। काफी अहम मानी जा रही है ये बैठक, क्योंकि दिल्ली में जो कुछ हुआ, राजस्थान में प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले राहुल गांधी का आना, उसके लिए कितनी तैयारियां, कांग्रेस के मुख्यालय का उद्घाटन और उसके बाद राजस्थान में चुनावी बिगुल जो बच चुका है उसको रफ्तार कैसे दी जाए। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी कैबिनेट के साथ कर रहे हैं। क्या कुछ निकलता है बताएंगे। चर्चा करते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। आज हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हैं, बीजेपी से मुराद अली हमारे साथ जुड़ेंगे, दीपक गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुष्पा जी जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी और मुराद अली जी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे क्या कुछ आज की बैठक का एजेंडा चर्चा में है। पार्टी को संगठन के स्तर पर कोई चर्चा। मीना जी, देखिए, आज कैबिनेट की बैठक शाम को 3 बजे आरंभ हुई है और मुख्यमंत्री जी जिन एजेंडों पर बात करने की जिनकी संभावना है उसमें सबसे पहली बात जो, जैसा कि मुझे अनुमान है कि पेट्रोल डीजल की जो वैट की जो बात है उस पर शायद कुछ बदलाव के संकेत मिले हैं और ये बहुत बड़ी मांग है। और पिछले 10 दिन पहले आंदोलन हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री ने कुछ इशारा किया था कि वो उन समस्याओं पर विचार करेंगे और बात करेंगे। तो मैं समझता हूं इस कैबिनेट में इस मुद्दे पर भी निश्चित और बातचीत होगी। इसके अलावा राजस्थान में चूंकि ईआरसीपी का मुद्दा बहुत प्रमुख मुद्दा बना हुआ है और मुख्यमंत्री ने 5 दिन की एक पूर्वी राज्यों के 13 जिलों की लगभग 82 विधानसभा सीटों को प्रभावित करने वाले क्षेत्र में वो अपनी यात्रा का प्लान कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि कैबिनेट की मीटिंग में इस पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी और इस पर इनको नीतिगत निर्णय होगा। ये दोनों ही मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं और राजस्थान की जनता इससे प्रभावित होने वाली है। तो बात यही है कि आने वाले समय में चाहे चुनाव की तारीखें भी तय नहीं हुई, लेकिन ये हमको मानना होगा कि चुनाव की दुंदुभी बच चुकी है और व्यावहारिक तौर पर सभी दल राजनीतिक रूप से राजस्थान में सक्रिय हो गए। जहां तक अन्य पार्टियों की बात है, चाहे वो आम पार्टी हो, चाहे वो जेजेपी पार्टी हो, चाहे शिव सेना हो, सभी के नेता प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और प्रदेश में राजनीतिक वातावरण को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सबका अपना हक है, सब करेंगे। और जहां तक बात राज्य सरकार की है तो मुख्यमंत्री जी ने इसमें अपना एक नेतृत्व साधा हुआ है और वो सरकार के साथ साथ संगठन को लेकर भी चल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इन अगले 5-7 दिनों में जिस तरह से प्रधानमंत्री भी 25 तारीख को आने वाले हैं, उससे पहले मुख्यमंत्री जी भी अपनी यात्रा को यहां से निकालेंगे। तो कुल मिलाकर राजनीतिक चेतना को जगाने के लिए सभी केंद्रीय दल अपने यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं और अगली विधानसभा में अपनी सरकार बनाने के लिए पुरजोर बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सुदृढ़ नेतृत्व में राजस्थान की कांग्रेस इस यात्राओं को आयोजित करेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के प्रदेश दौरे से पहले वो अपने में पक्ष में माहौल बनाकर उनका एक तोड़ निकालने का प्रयास करेगी। और मैं समझता हूं अशोक गहलोत के इसमें कोई सानी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद मानते हैं कि देश की राजनीति में अगर कोई चाणक्य नीति जैसी वो रखते हैं, अगर उनके सामने कोई एक समक्ष नेता है तो वो अशोक गहलोत है। इसलिए राजस्थान की जो राजनीतिक दुंदुभी है उसमें निश्चित तौर पर
एक चुनौती होगी, एक नए आयाम स्थापन करने की बात होगी। और मुख्य प्रधानमंत्री भी देश प्रदेश का 8 बार दौरा कर चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान को अपनी रणनीति का मुख्य अड्डा बनाया हुआ है। तो प्रधानमंत्री की इस योजना के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपनी सभी योजना और अपनी सभी कार्यक्रमों को केंद्रित कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आने वाले समय इस पूरे इस महीने के अगले 7-8 दिनों में राजस्थान में सभी प्रदेश, सभी पार्टियों के नेता अपना अपना जोर आजमाएंगे और मैं समझता हूं राजस्थान की राजनीति में एक चेतना भरा सत्ता होगा। जी, मुराद अली जी, प्रधानमंत्री की यात्रा की तैयारियां हो रही हैं। सद्भाव जो परिवर्तन सद्भाव सभा एक तरह से आयोजित की जाएगी और परिवर्तन यात्रा जो इस वक्त आपकी चल रही है उसका वो समापन भी होगा। झालावाड़ से परिवर्तन यात्रा निकली पहली बार वसुंधरा राजे के बिना। वसुंधरा राजे झालावाड़ की उस यात्रा में शामिल नहीं है। जिस परिवर्तन यात्रा का आगाज इस देश में और राजस्थान में कम से कम वसुंधरा राजे ने किया। अब मुख्यमंत्री भी यात्राओं पर निकल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री की जो यात्राएं हैं वो आपकी यात्रा खत्म होने के लगभग एक जो आपका चरण है वो तो पूरा हो जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री माहौल बनाने की कोशिश करेंगे और माहौल को अपने पक्ष में लेने की कोशिश करेंगे। आज की कैबिनेट बैठक के बाद जो भी फैसला उसमें वैट को लेकर, ईआरसीपी को लेकर जिस तरह की बात डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी ने कही है, आपकी परिवर्तन यात्राएं अब तक कैसी है? 3 राज्यों के मुख्यमंत्री आज प्रदेश में हैं। देखिए मीना जी, सबसे पहले मैं आपको निवेदन करूं कि परिवर्तन संकल्प यात्रा जिसका शुभारंभ जो है राजस्थान के त्रिनेत्र गणेश जी सवाईमाधोपुर से हुआ, उस यात्रा में स्वयं वसुंधरा जी मौजूद, उनका उद्बोधन भी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ और उसके बाद उस यात्रा का कल जयपुर में समापन भी हो चुका है। प्रथम फेज की जो यात्रा थी वो राजस्थान के में उसका समापन हो चुका कल। अब आपने बताया कि झालावाड़ के दौरे पे वसुंधरा जी नहीं रही, तो देखिए ये तो एक व्यक्तिगत कई कारण होते हैं झालावाड़ के दौरे पे, लेकिन मैंने सवाईमाधोपुर के दौरे में वसुंधरा जी को खुद को रूबरू सुना था। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस की जो यात्राएं हैं हमारे बाद में अगर वो निकल रही है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तो मैं समझता हूँ उसमें कोई गुरेज नहीं है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा मीना जी कि आज जो इनके यहाँ मंथन चल रहा है, उस मंथन के पीछे का दर्द क्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो ये राजस्थान में जिस तरीके से राजस्थान की भूमि पर दौरे बढ़े हैं, उन दौरों से निश्चित तौर पे राजस्थान की कांग्रेस बौखलाई हुई है। और देखिए इनके प्रभारी मोदी जी का आज का स्टेटमेंट देख लें आप, उन्होंने कहा कि हमें तो जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, जीतने वाले कैंडिडेट को हम टिकट देंगे। तो निश्चित तौर पे फर्स्ट पेज में मतलब नैतिकता के आधार पर और मैं समझता हूं कि साइकोलॉजिकल तरीके से कांग्रेस ये मान चुकी है कि मेरिट के आधार पर राजस्थान में भाजपा का मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो एन केन प्रकार जिस तरीके से इन्होंने सरकार चलाई राजस्थान में, आपसे और मुझसे और पूरे राजस्थान की 7-8 करोड़ जनता से छुपा हुआ नहीं है। निर्दलियों के भरोसे राजस्थान में सरकार चलाई, एक पूरी की पूरी पार्टी विलय कर ली, पूरी नैतिकता छोड़ के बसपा का पूरा विलय कर लिया राजस्थान में। ये भी देखा है राजस्थान में, राजस्थान की जनता ने। मुराद अली जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं, मुराद अली जी आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे बीजेपी ने कहीं किसी का विलय किया ही नहीं, जैसे राजस्थान में कांग्रेस ने कोई ऐसा अनोखा काम किया जो इससे पहले कभी हुआ ही नहीं या इसके बाद कभी नहीं होगा। ये ठीक है कि राजस्थान की कांग्रेस को यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सरकार बनाने के लिए सहयोग लेना पड़ा, लेकिन वो कोई ऐसा तूफान थोड़ी है। आज हम चर्चा कर रहे हैं, आज कैबिनेट में जो फैसले होने वाले हैं, जिस तरह से डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी ने बताया, जिसकी चर्चा है, बैट कम होगा राजस्थान में, तो चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। अगर ईआरसीपी को लेकर मुख्यमंत्री यात्रा शुरू करेंगे और लगभग 85 विधानसभा क्षेत्रों को टच करेंगे खुद, उसका असर पड़ेगा चुनाव पर। आपको उसकी चिंता है? बिल्कुल चिंता है मीना जी। देखिए कांग्रेस प्रवक्ता जी ने अभी खुद ने स्वीकार किया
कि आज मुख्यमंत्री जी शायद राजस्थान के पेट्रोल डीजल के वेट पे बात करेंगे, इनको इशारा भी करके गए थे। तो अब इनको कांग्रेस को कम से कम ये समझ में तो आ गई कि और राज्यों के बदौलत राजस्थान में पेट्रोल डीजल का वेट राजस्थान सरकार ने ज्यादा लगा रखा है। तो देर से ही सही, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कम से कम इनको पता तो चला कि राजस्थान का वेट बढ़ा हुआ है। राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में पेट्रोल पंप लगातार रूप से बंद होते जा रहे हैं। इसी अत्यधिक बढ़े हुए वेट के कारण आप हरियाणा की सीमाओं को उठा के देख लें, दिल्ली एनसीआर की सीमाओं को उठा के देख लें, वहां पर जिस तरीके से पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे मैं समझता हूं कि अगर कांग्रेस को अक्ल आई है और अगर जैसा कांग्रेस प्रवक्ता जी कह रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के उन पेट्रोल पंप संचालकों को, उन उपभोक्ताओं को बहुत फायदा मिलेगा अगर वेट ये कम करेंगे। इनको पहले ही कम कर देना चाहिए था। और रही बात आज इनके यहाँ पर जिस तरीके से आपने भी कहा कि चुनाव जीतना है, तो चुनाव जीतने का तो कोई पैमाना नहीं है मीना जी। इनके यहाँ पहले भी जो है विचारधारा के विपरीत जाके निर्दलियों को टिकट दी इन्होंने, और निर्दलियों के टिकट काटे और निर्दलियों के दम पे सरकार बनाई, और आज उन्हीं निर्दलियों के दम पे ये सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं निर्दलियों को साधने की बात करें। रंधावा जी जो इनके प्रभारी हैं खुद मान चुके हैं इस बात को। तो अब कोई बाकी रहा नहीं कि कांग्रेस जो है इनके इन प्रकार सत्ता में बने रहना चाहती है, अभी तो और सत्ता में चुनाव बने होने रहने के दीजिए, लिए सारे अभी तो पैमाने छोड़ चुनाव देंगे। अभी तो चुनाव होने दीजिए, चुनाव के नतीजे आने दीजिए, जनता को वोट देने दीजिए। अभी कैसे पता चल रहा है निर्दलियों के सहयोग से बनाएंगे कि बीएसपी के सहयोग से बनाएंगे कि शिवसेना के सहयोग से बनाएंगे कि जेजेपी के सहयोग से सरकार बनेगी कि आरएलपी का मदद ली जाएगी या फिर किसी की मदद नहीं ली जाएगी, खुद ही मैं अपने टिकटों बहुमत की से बात कर रहा आएंगे, था मीना आएगा। जी। ये सब मैंने अभी। केवल टिकट टिकट वितरण पे बात रखी, इनके प्रभारी जी का स्टेटमेंट आया था, इसलिए मैंने अपनी बात रखी है मीना जी। जी प्रभारी जी जी ने मान जी लिया है कि हमें जी निर्दलियों को भी अगर देना पड़े तो हम देंगे। जी। बात ये है कि पुष्पा पुष्पा जी, मुराद अली जी बोल रहे हैं देर आए दुरुस्त आए। पेट्रोल के दाम थोड़े से कम होते हैं, वैट में कटौती होती है, और ये जो ईआरसीपी का मुद्दा जो इतने दिनों से गले की फांस बना हुआ है, और अब अगर प्रधानमंत्री इसकी कोई घोषणा यहाँ आकर कर दे, इस तरह की बातें भी चल रही हैं, तो उससे पहले मुख्यमंत्री क्या कुछ कमाल कर दे, क्योंकि आरोप बीजेपी का है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री ने एक कदम भी आगे बढ़ाया होता तो आज ऐसी तस्वीर नहीं होती। तो क्या आज की बैठक से कुछ निकल कर सामने ऐसा आएगा जिससे चुनाव में जाएंगे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिटारे से कुछ और निकला हुआ दिखेगा, समझ में आएगा? क्या कुछ कर सकते हैं मुख्यमंत्री? पुष्पा जी। मीना जी, अब चुनाव जो है वो एकदम सर पे आ रहे हैं, तो हर दल का ये एक निर्णय है कि हम जिताऊ उम्मीदवार लेंगे, और जिताऊ जो भी काम है वो जीतने लायक काम है। और आप देखिए कि इसलिए सारे दलों का जो प्रमुख नेतृत्व है वो राजस्थान के दौरे पर आ रहा है, और राजस्थान इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण इस सीटें मानी जा रही हैं राजस्थान की। लेकिन आज जो बैठक हो रही है, अगर उसमें कुछ निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय मेरे ख्याल से बहुत देर से लिए गए निर्णय कहलाएंगे, क्योंकि अब तो जनता भी इस बात को समझ चुकी है कि अब जो निर्णय लिए जाएंगे वो तो केवल चुनाव को जीतने के लिए लिए जाएंगे, और ये भरोसा नहीं है कि आने वाले चुनाव के बाद में या चुनाव जीतने पर वो निर्णय लागू होंगे भी कि नहीं। जी क्योंकि हम देखते हैं कि चुनाव के समय जो वादे किए जाते हैं उनमें से बहुत सारे वादे ऐसे हैं जिनको घुमा फिरा कर दूसरी तरफ मोड़ दिया जाता है। तो जैसे अभी कहा प्रदीप जी ने कि ये ईआरसीपी का जो मामला है वो, तो अब चूंकि प्रधानमंत्री की यात्रा है और वो निश्चित रूप से इसमें कोई ना कोई बड़ी घोषणा करेंगे, और हो सकता है इसके बारे में ही करें। दूसरा वैट और उसकी बात करी इन्होंने, तो वैट का निर्णय तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। अब अगर निर्णय होता है तो जनता को ये समझने में देर नहीं लगेगी कि ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा काम है। और जी चुनाव जीतने के लिए जो बार बार मुख्यमंत्री और अन्य जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि हमको जिताऊ उम्मीदवार चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर आप काम ऐसे करते हैं तो जिताऊ उम्मीदवार अपने आप हो जाते हैं, अगर आप काम नहीं करेंगे तो जिताऊ कहाँ से होंगे उम्मीदवार?
क्योंकि जी, हर क्षेत्र में दोनों पार्टियों के लोग काम कर रहे हैं। अब वो किस तरह से काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं और उनका क्या प्रभाव है, आने वाले चुनाव में उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी एक देखने की बात है। तो जी, जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, वो आज के निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और इसमें एक चीज़ और जो भी लोग अंदाज लगा रहे हैं कि इसमें जो नियुक्तियां हैं, राजनीतिक नियुक्तियां, वो भी की जा सकती हैं। तो राजनीतिक नियुक्तियां मेरे विचार से तो जब चुनाव हो जाते हैं और परिणाम निकल जाता है और सरकार बन जाती है, उस वक्त की जानी चाहिए। अब जो निर्णय लिए जाएंगे, वो तो एक तरह से 3-4 महीने के लिए होंगे। अगर आने वाली सरकार उनको पलट देती है, तो उन राजनीतिक नियुक्तियों का अर्थ क्या रह जाएगा? और जी, आप देखिए कितनी अकादमियां हैं, कितने ये हैं, वो खाली पड़े हैं, उनके पद भरे ही नहीं गए हैं। तो आप 4 साढ़े 4 साल तक अगर कोई पद नहीं भरते हैं, तो उसका कामकाज तो प्रभावित होता ही है और लोगों को उसका असर भी देखने को मिलता है लोगों पर। जी, जी। श्याम सुंदर शर्मा जी, जाते-जाते चुनाव के एकदम मुहाने पर आकर कैबिनेट में मुख्यमंत्री ऐसा कौन-सा अपने पिटारे से कुछ निकालेंगे, चाहे वैट की बात हो। अगर अब वैट कम भी होता है, तो क्या जनता पर उसका कोई चुनाव को प्रभावित करने वाला असर मुख्यमंत्री डाल पाएँगे? आपका ऑडियो ऑन करिए श्याम जी, ऑडियो। देखिए मीना जी, अभी तक कैबिनेट के निर्णय बाहर आ नहीं पाए। कैबिनेट की बैठक के बाद क्या कुछ हुआ है, ये तो वास्तविक रूप से तो जब फैसले सामने आएंगे हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन ये बात सही है कि जब चुनाव नजदीक होते हैं तो फैसले वही होते हैं जो चुनाव को प्रभावित करते हो। अब देखिएगा, बार बार जो कहा जा रहा है वेट के लिए, प्रताप सिंह खाचरियावास ने बातचीत की थी डीलरों से, आश्वासित किया था कि 10 दिन में हम कमेटी बना करके कुछ फैसला करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी फैसला कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पड़ोसी राज्यों का कीमत और हमारे कीमतों में अंतर है, तो वाहन तो हमारे यहाँ चल के जाते हैं और भराते हैं पेट्रोल डीजल बाहर से हैं। तो इससे निश्चित रूप से उसका अगर प्रभाव कम करने के लिए मुख्यमंत्री कोई निर्णय करते हैं, तो दोनों ही है कि हमारे राज्यों को फायदा भी होगा और वो भी ये भी कहते हैं कि वेट कम होने से हमारे राजस्व में कमी भी होगी। दोनों दोनों चीजें हैं। अब किस तरह से फैसला करेंगे मुख्य, देखिए कर्मचारियों की मांग है 9, 18, 27 को लेकर के, जो एक प्रमोशन के बात को और बहुत सारी चीजों को लेकर के उसको फैसला करने की बात बार बार आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि देखिएगा, जो कोरोना में बच्चे अनाथ हो गए थे वो बालिग हो गए, उनको नौकरी देने का फैसला, क्योंकि उन्होंने कहा कि हो सकता है अच्छी बात है, करना चाहिए वो फैसला जो इन्होंने कह रखा है। और ये बात भी सही है कि देखिएगा कि विधानसभा में जब चर्चा हो रही तो धारीवाल जी ने तय ये तो कहा था कि 6 बार वेट लगाया है राजस्थान सरकार ने, लेकिन कम करेंगे नहीं करेंगे। अभी प्रदीप जी कह रहे हैं कम करेंगे, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि आती है तो अच्छी है, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि, लेकिन केंद्र सरकार कम करेगी। देखिए कोविड में दोनों ने वेट लगाया था कर, केंद्र ने भी लगाया, राजस्थान सरकार ने भी लगाया, दोनों ही कम नहीं कर रहे हैं। मुराद जी बार बार कह रहे थे अरे केंद्र सरकार, मुझसे प्रधानमंत्री जी से भी कहो कोरोना नहीं है, अब खत्म हो गया है, उसको करो कम, नहीं करेंगे पता नहीं क्या होगा। अब देखिएगा एक जोधपुर में राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का होना है गठन, उसका भी फैसला होना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अपने चुनावी क्षेत्र का ध्यान जरूर रखते हैं, जोधपुर का रखेंगे वो। एक हमारे यहाँ जो फैक्ट्री चलती थी राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, जो दवाइयाँ बनाती थी वो बंद है, हो सकता है उसको पुनः शुरू करके सरकारी स्तर अपने खुद चलाएगी, ऐसा फैसला किया जा सकता है। लेकिन अब ये बात है कि जो मुख्यमंत्री जी 25 तारीख से अपनी राजनीतिक यात्रा पे निकल रहे हैं और उन्होंने चुनावी झालावाड़ है, झालावाड़ से शुरू करेंगे, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का क्षेत्र है, क्योंकि प्रभारी मंत्रियों को लगाना है, 13 के प्रभारी को लगाओ, भीड़ इकट्ठी करो और मेरे अनुसार कम से कम मुझे वापस से कहो कि मुख्यमंत्री के साथ अब राजनीतिक भीड़ भी है, प्रशासनिक और सरकारी भीड़ तो है। अब ये चिंता का विषय तो है, प्रधानमंत्री जी जब जयपुर में होंगे और वो किस तरह से क्या बोलेंगे, क्योंकि वो दीनदयाल जी की जयंती है, रिंग रोड के पास ये आम सभा हो रही है, तो रिंग रोड से संबंधित कोई बड़ी घोषणा राजस्थान में हो सकती है। प्रधानमंत्री जी जैसा करते आए, ईआरसीपी को लेकर के तो भी कोई फैसला करना मेरे को लगता नहीं कि प्रधानमंत्री जी जो
5 साल पहले जो अजमेर और जयपुर की आम सभाओं में कहा था कि वसुंधरा जी ने कैबिनेट के माध्यम से मुझे एक बड़ी योजना भेजी है, मैं सकारात्मक रूप से विचार कर रहा हूं, लेकिन वो सकारात्मक रूप हुआ इसलिए नहीं, वोट नहीं दिए बीजेपी को। अगर वोट मिल गए होते तो फैसला पक्ष में करते हैं, वोटों की राजनीति तो करते आए हैं, इसलिए बार बार दिखेगा कि इसको लेकर के राजनीति, मुख्यमंत्री जी भी राजनीति तौर तरीके से कर रहे हैं। 100 करोड़ कब दिए थे, 900 करोड़ कब दिए थे, और 13,600 करोड़ कब दिए प्रदीप जी, और उसमें खर्च क्या हुए पता नहीं। और फिर ये भी कहते हैं हम अपने हिसाब से बनाएंगे तो 2052 में बनकर के तैयार होगी। तो ऐसी स्थिति में अब फिर वो कह रहे हैं कि हम इसको वैसे नहीं लिंक कर रहे हैं, और बहुत अलग अलग चीजें सामने आ रही है। अब राजनीति हो रही है, दोनों राजनीति कर रहे हैं, कोई नहीं करना चाहता इस काम को। और निश्चित तौर पर वसुंधरा जी ने जो समझौता किया था उसके कारण से मध्य प्रदेश ने तो अपने यहाँ डैम बना लिए, जब हम अपने डैम बनाने लगते हैं तो हमारे साथ हो रहा है। देखिए, केंद्र में डबल इंजन की सरकार होती है तो 2013 में वसुंधरा जी और मुख्यमंत्री जी के साथ 2.5 साल बातचीत नहीं होती है। अब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो क्या कुछ होगा मुझे नहीं पता। वो इंजन, मेन इंजन प्रधानमंत्री जी तो रहेंगे, लेकिन राजस्थान का इंजन कौन सा होगा अभी तक तय नहीं हो पा रहा। तो ये निश्चित, और कांग्रेस में भी यही हो रहा है कि भाई एक इंजन जो अभी है सरकारी तौर पर घोषित है वो तो चलने के लिए तैयार है, दूसरा इंजन है वो इंजन को साथ लेकर के चलने के लिए तैयार मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए प्रदीप जी, आपकी सलाह तो मानते होंगे मुख्यमंत्री जी, कहो कि शारीरिक रूप से दोनों घोषित करो कि हम अब पार्टी के लिए है, पार्टी के लिए काम करेंगे। तो 13 जिले तो वही हैं जो राहुल गांधी कुछ 7 जिलों में तो घूम के भी गए थे, आपको पता है, दोनों के हाथ खड़े करवाए थे, आदिवासी से नाच नचाया था। वो प्रभावी ढंग से बाहर क्यों नहीं आ पा रहा। इसलिए 23 तारीख को आ रहे हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, खड़गे साहब भी आ रहे हैं। दोनों कहो पार्टी में एकता का, देखिए CWC का मेंबर है और मुख्यमंत्री जी तो आजकल विशेष आमंत्रित होकर चले गए मुख्यमंत्री। अब वो CWC में क्या हुआ, अब देखिए मुख्यमंत्री जी ने कुछ बताया और बाकी की चीजें अब राहुल को देखिए, सचिन पायलट आज टॉक में बोल रहे थे कि क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। तो ये सब बातें एक साथ बैठ करके क्यों नहीं बोली जा रही है। इसलिए मधुसूदन मिस्त्री बीकानेर और बाकी जगह घूम करके टटोल रहे हैं। अब और देखिए गौरव गोगोई भी ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं। फैसला तो इन दो लोगों को बीच में करना है, लेकिन मुख्यमंत्री जी वो तो दिखाने का प्रयास तो करेंगे कि मैं हूं और मेरे लोगों को टिकट दो, कि निर्दलियों को का समर्थन लो। ये सिर्फ मुख्यमंत्री जी ही दिखाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं श्याम सुंदर शर्मा जी, अभी तो ऊपर से संकेत भी कुछ इसी तरह के हैं। इसलिए चाहे खड़गे जी आए, चाहे रंधावा जी आए, सब बात मुख्यमंत्री जी की ही करते हैं, नाम उन्हीं का लेते हैं, उन्हीं के घर पहुंचते हैं, उन्हीं की यहाँ बैठकें होती हैं। तो अभी तो कम से कम चुनाव तक स्थिति जो है वो ये है कि मुख्यमंत्री का हाथ भारी है। हालांकि सचिन पायलट आज भी जिस तरह से गणेश मंदिर पहुंचे हैं और गणेश चतुर्थी पर, और जिस तरह से वहां पर भीड़ जो है, उनमें भीड़ में उनके प्रति जो क्रेज है, उनके प्रति जो उत्साह है लोगों में, वो भी दिखता है। लेकिन सचिन पायलट, अशोक गहलोत और तमाम जो लोग हैं कांग्रेस पार्टी में, आने वाले दिनों में किस तरह से ये पार्टी एकजुट होकर इस चुनाव में उतरेगी, ये तो अभी सवाल ही बना हुआ है। राहुल गांधी की यात्रा के बाद भी इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, ये आसान नहीं है। लेकिन सवाल ये है डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कि झालावाड़ से ही क्यों यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं अशोक गहलोत। झालावाड़ की पूर्व मुख्यमंत्री जो है, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री जिनका घर है झालावाड़, उनके लिए वो कह चुके हैं कि उन्होंने तो सरकार बचाई थी, तो सरकार जिन्होंने बचाई थी कम से कम उनको तो छोड़ दे। भाई बहन का रिश्ता अगर है तो उनके घर से ही क्यों इतना आक्रामक अंदाज दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री। मीना जी, घर तो धौलपुर है, वसुंधरा जी का चुनावी क्षेत्र है, वहाँ पे कर्म स्थल है, जन्म वो तो देखिए वो तो कर्म स्थल है, वही घर हो गया ना, चुनावी घर नहीं तो नहीं नहीं, आज अरे आपके इधर महारानी है जो धौलपुर की, और महल है उनका, हाँ वो कार्यस्थल है। धौलपुर ठीक है, धौलपुर ठीक है, लेकिन चुनावी घर तो उनका वही है। सवाल हाँ, ये है कि चुनाव लड़ते नहीं, चुनाव एक बार धौलपुर से चुनाव विधायक रह चुकी है, ऐसा नहीं एक बार तो लड़ी है, लेकिन हाँ अधिकांश लड़ रही है वहीं से। जी, ये बात सही है। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, आवाज बस श्याम जी, ऑडियो ऑन करिए। मेरा ऑडियो ऑन ही है मैडम, आवाज नहीं आ रही है आपको? अब आ गया। पहली बात तो श्याम जी की इस बात से शुरू करता हूँ। श्याम जी बहुत
अनुभवी राजनीतिक विश्लेषक है, उसके साथ साथ अभी पत्रकार भी हैं और मेरे अच्छे मित्र भी हैं। लेकिन श्याम जी, आप एक बात समझना होगा कि राजस्थान में पिछले 1 साल से जितनी गतिविधियां संगठन स्तर पर और सरकारी स्तर पर हो रही हैं, उसके सारे कार्यक्रम तो अशोक गहलोत निर्धारित कर रहे हैं और आला कमान उनके सभी निर्धारित कार्यक्रमों में भाग ले रहा है। आपको देखना पड़ेगा कि अशोक गहलोत जी के कार्यक्रमों को लेकर हमारा केंद्रीय नेतृत्व साफ कह रहा है कि अशोक गहलोत जी की नीतियां बहुत अच्छी हैं और आने वाले समय में सरकार बनाएंगे। तो ये पैरवी तो केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है। आप जो बात कह रहे हैं और जो केंद्रीय नेतृत्व बात कह रहा है उसमें फर्क है। ये समझना पड़ेगा कि अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री द्वारा जितने कार्यक्रम प्रस्तावित कर केंद्र को भेजे जा रहे हैं, केंद्र उसमें भागीदारी निभा रहा है। तो ये मानना पड़ेगा कि केंद्र में ये बात विश्वास कर लिया गया है कि राजस्थान के चुनाव अशोक गहलोत के नेतृत्व में हो सकते हैं, उनके कार्यक्रमों को लेकर आगे जारी रखता है। इसलिए इसमें कोई मतभेद नहीं है। कांग्रेस का पूरा चुनाव कैंपेन जो हो रहा है वो अशोक गहलोत के नेतृत्व में हो रहा है और आला कमान उनके सभी कार्यक्रमों को अनुमोदन कर उसमें भागीदारी निभा रहा है। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत 23 तारीख को खड़गे जी और राहुल गांधी जयपुर आ रहे हैं, जहां प्रदेश कांग्रेस से नए भवन के शिलान्यास में वो भागीदारी निभाएंगे। ये बात आप समझ लें कि अशोक गहलोत जी के कार्यक्रम और उनके नेतृत्व को लेकर हमारी कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है, चाहे वो आलाकमान की बात हो, चाहे प्रदेश नेतृत्व की बात हो, चाहे संगठन की बात हो। इसलिए हमारी पार्टी में अशोक गहलोत ही एक केंद्र बिंदु है जो राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में आगे जाएगी कांग्रेस, और उनके द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों को आला कमान भी अनुमोदित करती आ रही है और करती रहेगी। इसलिए इस व्याख्या को आप एक निश्चित तौर पर मान लें कि अशोक गहलोत के नेतृत्व पे न तो प्रदेश संगठन को ऐतराज है, न आला कमान को ऐतराज है। हम सब मिलकर अशोक गहलोत का हाथ मजबूत कर रहे हैं और अशोक गहलोत जी आज जो कैबिनेट की बैठक हो रही है उससे महत्वपूर्ण निर्णय इसलिए लेने जा रहे हैं कि 10 दिन पहले पेट्रोल डीजल वितरकों की एक हड़ताल होने की एक चेतावनी दी गई थी, जिसे मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि हम 10 दिन में आपकी समस्या का हल करेंगे। और मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जो बात कहते हैं उसका हल निकालेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी की राजनीतिक विश्वसनीयता में कोई संदेह ना तो किसी संगठन को है, ना लोगों को है, न प्रदेशवासियों को है। इसलिए ये आपको बात कहनी पड़ेगी कि अशोक गहलोत जी का सफल नेतृत्व और कर्मठ नेतृत्व कांग्रेस को अगले चुनाव में ले जा रहा है। रही बात आगे के समय की, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, झालावाड़ वो जगह है जो ईआरसीपी को लेकर प्रभावित है, उसका वो भी एक जिला है जो उसका एक अंग है। इसलिए झालावाड़, धौलपुर दोनों जिले इस ईआरसीपी में कवर हो रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने अपनी सूझबूझ और अनुभव से उसका जो रास्ता चुना है, जो मार्ग चुना है, उसमें सभी 13 जिले कवर होने हैं, जिसमें लोग समझाया जाएगा कि राजस्थान सरकार ने अब तक 16,000 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च कर दिए हैं। और अब हम इस स्थिति में भी हैं कि अगली बार हमारी सरकार बनी तो इस योजना को हम अपने बल पर ही पूरा कर लेंगे, चाहे इसमें 40,000 करोड़ लगे, चाहे 35 करोड़ लगे। मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है कि अगले विधानसभा के कार्यकाल में अगर सरकार बनी तो इस योजना को बिना केंद्र के सहयोग के हम पूरा करेंगे। इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये यात्रा का जो चुनाव किया झालावाड़ से, वो इसीलिए किया कि उसको मजबूत पक्ष से बंदरवा जी के गृह जिले जहां से राजनीति करती है वहां से करते हुए उनके ससुराल वाली जगह जहां से वो चुनाव लड़ी है धौलपुर, वहां को भी कवर करते हुए वो एक चुनौती के रूप में स्थापित करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि आपके भविष्य का, इसका ईआरसीपी का भविष्य जो है वो अशोक गहलोत के हाथों में है। और अशोक गहलोत जी चाहे कोई राजनीति करें, चाहे केंद्र करें, चाहे भाजपा करे, लेकिन हम आने वाले समय में इस ईआरसीपी योजना को अपने दम पर पूरा कर ईआरसीपी को पूर्वी राजस्थान वासियों को समर्पित कर देंगे। ये ऐसा विश्वास वो हमें जागृत करने का प्रयास करेंगे। मुराद अली जी, कितना असर आप देखते हैं पूर्व मुख्यमंत्री के जो कर्म क्षेत्र है, जो उनका कर्म जिला है, जो उनका राजनीतिक घर है, वहां पहुंचकर मुख्यमंत्री आगाज करेंगे, कितना नुकसान आप बीजेपी को पाते हैं उससे? देखिए मीना जी, अभी आपने सहज अंदाजा लगा लिया होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता जी अभी अपने उद्बोधन में, अपने वक्तव्य में कांग्रेस से ज्यादा अशोक गहलोत जी का नाम ले रहे थे। इस बात का अंदाजा आपको हो गया होगा कि यहाँ पर जो है इनके यहाँ कांग्रेस की जो विचारधारा है वो गौण है, अशोक गहलोत जी की विचारधारा वो ज्यादा विशेष रूप से, मुख्यतः रूप से इनके वक्तव्य में झलक दिखाई दे रही है। और इससे ये बिल्कुल दो राय नहीं है कि जहां पर व्यक्ति विशेष की बात करती है, जहां पर परिवारवाद और वंशवाद की बात होती है, तो निश्चित तौर पे मैं समझता हूं कि वहां पतन की शुरुआत होती है मीना जी।
और ये इनका अहंकार हो रहा है, ये सत्ता का अहंकार है, कांग्रेस का अहंकार है। आपने देखा होगा अभी महंगाई राहत कैंपों में अशोक गहलोत जी की फोटो के अलावा आपको किसी भी कांग्रेस के किसी दूसरे नेता की कोई फोटो या कांग्रेस का कोई सिंबल नजर नहीं आया होगा। दूरबीन से देखने पर भी दूर दूर तक नजर नहीं आया। तो इससे स्पष्ट तौर पे ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में जो है जिस तरीके से जिस इंदिरा कांग्रेस की बात कांग्रेसी किया करते थे, मैं समझता हूं कि आज उसकी परिभाषा बदल चुकी है और यहाँ व्यक्ति विशेष और परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस एन प्रकार राजस्थान में अपने सारे हथियार आजमाना चाहती है। रंधावा जी का स्टेटमेंट भी इसी बात को स्पष्ट रूप पे साबित करता है कि उनके यहाँ पर ये कोई मायने नहीं रखा जाएगा कि वैभव गहलोत जी चुनाव लड़ेंगे या किसी और बड़े नेता का जो वंश है वो परिवार है वो चुनाव लड़ेंगे। इनके यहाँ पर हम जब ये बात उठाते हैं कि आपके यहाँ परिवारवाद को आप बढ़ावा देते हैं, आप परिवारवाद के पोषक हैं, आप वंशवाद को बढ़ावा देते हैं, तब ये लोग लगातार रूप से उसका खंडन करते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, खुद एडमिटेड फैक्ट है, खुद एडमिट कर रहे हैं और आगे आगे देखिए आपको सब पता चल जाएगा कि राजस्थान में जिस तरीके की तानाशाही अशोक गहलोत जी ने अपने इस राज्य में दिखाई, आप समझिए इस बात का अंदाजा लगा लीजिए, इनकी पूरी की पूरी जो ताकत थी, जो पूरी जोर आजमाइश थी, इन्होंने विधायकों की संख्या गिनने में लगाई, उनको पकड़ के बैठाकर रखने में लगाई, होटलों में उनको बैठाकर नजरबंद करने में लगाई, उनके फोन टेप कराने पे लगाई, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने में इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई। आज किस ईआरसीपी पे 1600 करोड़ 1400 करोड़ की आप बात करते हैं। आपके यहाँ जो है कथनी और करनी में फर्क है। आप एक तरफ ईआरसीपी के नाम पर भाजपा सरकार को घेरने का काम करते हैं, दूसरा आप ये कहते हैं कि हमें जरूरत ही नहीं है, हम खुद इस ईआरसीपी को स्टार्ट कर देंगे, इसको पूरा कर देंगे। अरे आप अपने इस दोगले चेहरे से ऊपर उठ के देखिए थोड़ा सा, आप अपने इस दोहरेपन को दूर कीजिए। राजस्थान की 7-8 करोड़ जनता पहले ही आपके डंक झेल चुकी है। आपके 26 पेपर जो होते हैं राजस्थान में आप आयोजित कराते हैं, 19 पेपर उनके आप बेच देते हो। आपके राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग उसमें शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के और शिक्षा मंत्री कार्यालय के लोग उसमें शामिल होते हैं। आज बेरोजगारों की संख्या राजस्थान में 55 लाख पहुंच चुकी है। मीना जी, 27 लाख बेरोजगारों को वादा किया था इन्होंने 3500 रुपए प्रतिमाह मासिक भत्ता बेरोजगारी भत्ता देने का, आज उसकी संख्या जो है 55 लाख हो चुकी है। आपने लाखों बेरोजगारों के सपनों को तोड़ा है, खुदकुशी किए लोगों ने, और एज हो गए वो विद्यार्थी, आपको कभी माफ नहीं करेंगे चतुर्वेदी जी। आपको हाई लगेगी इस प्रदेश की, उन किसानों की जिन्होंने 19,000 जमीनें जिनकी नीलाम हो गई राजस्थान में, आप समझ जाइए। पर आइए, मुद्दे पर आइए, जिस मुद्दे पर बात हो रही है वही बात कीजिए। मुझे पता है आप सहन नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है। मुद्दे पर आइए। आप जितनी देर बोल रहे थे मुराद अली जी एकदम शांति से आपको सुन रहे थे। मुराद अली जी बहुत शांति से पेशेंस से आपको सुन रहे थे, तो अब आप भी मैं मुद्दे से नहीं हटा मीना जी, मैं मुद्दे से नहीं हटा मीना जी, मैंने मुद्दे पर बात की आपसे। आपने खुलकर अपने मुख्यमंत्री की पैरवी की और वो खुलकर की, इसलिए की कि वो पैरवी के लायक हैं, इसलिए की कि वो पैरवी के लायक हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं वो मुद्दा आपकी बहस से संदर्भित नहीं है। नहीं। फिर मैं कहना चाहूंगा, ऐसे मेरे पास बहुत मुद्दे हैं जो मैं कह सकता हूं, मेरे पास बहुत मुद्दे ऐसे हैं, अगर आप मुझे मौका दें मैं बताने को तैयार हूं। नहीं प्लीज, इसलिए बहस को सार्थक करवाएं, मेरा आपसे यही अनुरोध है। सबसे पहली जरूरत है कि आप बीच में ना बोले, आप बीच में ना बोले कोई भी। मुझे मालूम है विषय क्या है और मुझे ये भी मालूम है सामने वाले क्या बोल रहे हैं और मुझे ये भी मालूम है कि उनको कहाँ रोकना है। इतना तो मेरे पर विश्वास नहीं। मुराद जी बस अब आप आगे बढ़ते हैं। मुद्दा ये है जो बीजेपी का कहना है, मुराद अली जी का कहना है, जो प्रदेश की जनता के लिए और चुनाव में जाने वाले लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये आरोप है बीजेपी का कि कांग्रेस में सब कुछ व्यक्ति केंद्रित हो गया है, यानी कि अशोक गहलोत केंद्रित हो गया है। ये अलग बात है कि बीजेपी जब ये आरोप लगाती है तो भूल जाती है कि वहां पर भी सब कुछ मोदी केंद्रित है। वहां पर भी आप जब शुरू करेंगे तो मोदी का नाम कितनी बार लेंगे, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी आपको गिना देंगे। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये जरूर है कि हमारे देश में आज जिस बीजेपी ने पार्टी विद द डिफरेंस की नींव रखी थी, वो बीजेपी
आज परिवारवाद से व्यक्तिवाद की तरफ बढ़ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट एट द सेम टाइम कांग्रेस पार्टी भी राजस्थान में व्यक्ति केंद्रित नजर आ रही है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही इस पार्टी का पर्याय बन गए हैं। ये बात खुद डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी भी स्वीकार कर चुके हैं और मुराद अली जी भी आरोप लगा रहे हैं, जो कि समझ में आती है। पुष्पा जी, इस जी प्रदेश में बहुत सारे चुनाव आपने देखे हैं, भैरव सिंह शेखावत से लेकर उससे पीछे जाएंगे तो सुखाड़िया जी जी और तमाम नाम। इस जी देश प्रदेश में जब चुनावों की जो पूरी की पूरी सूत्रधार है जो चुनाव का, वो एक व्यक्ति पार्टी को लीड करता है, चेहरा बनता है, जैसा कि आज कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन चुके हैं और बीजेपी ने किसी भी चेहरे को दूर रखा है। जबकि ये प्रवृत्ति दरअसल बीजेपी की थी पहले, कि बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे सामने रखे, यहाँ तक कि राजस्थान में भी वसुंधरा राजे को चेहरा बनाया था परिवर्तन यात्रा जब पहली बार वो यहाँ पर प्रदेश में आई थी अध्यक्ष बनकर। लेकिन आज स्थिति अलग है। आज ये है कि कांग्रेस का चेहरा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो ये रणनीति है मैदान में जाने की, एक चेहरे के साथ, और बीजेपी की बिना चेहरे के साथ, जनता कौन सी रणनीति पर विश्वास करेगी? अब तक के इतिहास को देखते हुए, राजस्थान के लोगों को जानते हुए, राजस्थान के लोगों के वोट बैंक और उनकी वोट देने की जो अब तक की टेंडेंसी रही है, जो नेचर रही है, उसको देखते हुए। मीना जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले मेरे मन में दो उत्कंठाएं हैं जो डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी से मैं जानना चाहूंगी। एक तो ये कि उन्होंने जो कुछ कहा उसमें सचिन पायलट कहाँ खड़े हैं, उनका क्या स्थान है, और दूसरा ये कि जो वैट की बात है वो मांग तो बहुत समय से उठ रही थी। अब ये चुनाव के एंड पहले जो वैट की बात डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कर रहे हैं या जो निर्णय होने जा रहा है उसका क्या मायने होता है? ये मांग तो बहुत समय से चली आ रही है। तो दो ये सवाल है, मैं अगर चाहूंगी कि अगर प्रदीप चतुर्वेदी इनका जवाब दे सकें तो बहुत बेहतर होगा, लेकिन आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब मैं पहले देती हूँ कि प्रदीप जी, मैं आऊंगी आपके पास। जी राजस्थान बोलिए। में ऐसा नहीं है कि चेहरे को देखकर ही वोट दिया जाता है। राजस्थान की जनता जो है बहुत ज्यादा समझदार है और वो पूरा आकलन करती है कि किस राज्य सरकार के होने से उन्हें फायदा हो रहा है और किस राज्य सरकार के होने से फायदा नहीं हो रहा है। जनता का जो हित है वो सबसे पहले मायने रखता है। और जनता को आप इतना मूर्ख मत समझिए कि वो किसी चेहरे पे या किसी एक निर्णय पे आके और आगे बढ़ जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि जनता जो है एंड टाइम तक अपना वोट छुपाए रखती है और जब वो ऊंट किस करवट बैठता है ये पता चलता है, तब शायद बहुत सारे लोगों को आश्चर्य भी होता है। तो ये जी बात जी। बिल्कुल भी सही नहीं है कि जो भी ये निर्णय अभी जल्दी-जल्दी में जो लिए गए हैं पिछले 6 महीनों में उनका असर दिखेगा, या फिर बीजेपी का जो चेहरा सामने नहीं दिख रहा है, उसका असर दिखेगा। क्योंकि बीजेपी के निर्णय जो हैं, वो काफ़ी समय से, लंबे समय से चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक से जो केंद्र सरकार ने भी निर्णय लिए, ये अलग बात है कि केंद्र और राज्य में अलग-अलग सरकारें होने से उसका खामियाजा जो है वो जनता को भुगतना पड़ता है। ये बात निश्चित रूप से सही है। जी, तो अभी-अभी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि गहलोत मंत्रिमंडल की बैठक में बड़े फैसले लिए गए, 20 से ज्यादा एजेंडा जो है उनको मंजूरी दी गई। कर्मचारियों के प्रमोशन का पुराना सिस्टम जो है वो लागू होगा। बंद पड़े आरडीपीएल को चलाएगी राजस्थान सरकार, जो कि अभी शाम जी जिसकी चर्चा कर रहे थे। और इसके साथ-साथ जो नए जिलों को लेकर भी चर्चा हुई, एआरसीपी क्षेत्र के जिलों में यात्रा को लेकर भी मंथन हुआ, जिस यात्रा की यहाँ पर बात हो रही थी, और खुद मुख्यमंत्री इस यात्रा का आगाज करेंगे। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक में बात हुई, जिनकी लगभग हम चर्चा इस पिछले 40 मिनट में कर चुके हैं। अब सवाल जो पुष्पा जी ने आपसे पूछा था डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, उसका जवाब दीजिए, फिर मैं श्याम सुंदर शर्मा जी के पास जाऊंगी।
पुष्पा जी ने जो बात उठाई कि सचिन पायलट जी का क्या स्थान रहेगा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी प्रदेश हमारी पार्टी में जो चुनाव हुए उसमें खड़गे जी जो सबसे वरिष्ठ नेता है वो पार्टी के अध्यक्ष चुने गए हैं, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का सचिन पायलट से यही कहना था कि सब्र रखना राजनीति का सबसे बड़ा बड़ा प्रमुख हथियार होता है। इसी के संदर्भ में उन्होंने ये कहा था कि जल्दी नहीं करना है। अब चूंकि पूरी प्रदेश की हमारी राष्ट्रीय इकाई में जिस दिन से खड़गे जी का नेतृत्व स्थापित हुआ है उस दिन से पार्टी में समझ में आ गया है कि नेतृत्व तो अनुभव के साथ ही जाएगा, लेकिन पार्टी की ऊर्जा युवावान नेताओं के साथ होगी जिसमें सचिन पायलट शामिल है। तो एक धारा जो है पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित हो गई है, जिसका पहले ये भान शायद युवा पीढ़ी को नहीं था, लेकिन राष्ट्रीय चुनाव होने के बाद खड़गे जी के बनने के बाद पार्टी की रीति रीतिवाद स्थापित हो गई है कि नेतृत्व तो बुजुर्गों के साथ रहेगा, अनुभव के साथ रहेगा, पुराने नेताओं के साथ ही रहेगा, लेकिन पार्टी की ऊर्जा युवा नेताओं के हाथ में दी जाएगी। और उसी संदर्भ में सचिन पायलट का महत्वपूर्ण रोल इन चुनावों में होगा। आप चुनावी घोषणा होने दीजिए, चुनावी घोषणा होते ही सचिन पायलट को प्रदेश में चुनाव की एक बहुत प्रभावी भूमिका दी जाएगी पार्टी की तरफ से, इसलिए वो हमारी पार्टी की मुख्य भूमिका में है, हमारे उदीयमान और ऊर्जावान नेताओं में है, और उनसे हम युवाओं को वोट लेने का एक अच्छा संकल्प देने की बात कहेंगे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस में युवाओं का संचालन और स्फूर्ति डालने का काम सचिन पायलट ही करेंगे। जहां तक आपका दूसरा सवाल आपने कहा, बोले 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 दूसरा जो आपने कहा वैट के संदर्भ में, तो मुख्यमंत्री जी ने 10 दिन पहले पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की जो स्ट्राइक होने की जो बात आई थी उस समय उन्होंने कहा था कि 10 दिन में कुछ यू बनाकर हम इस समस्या का समाधान करेंगे। चूंकि वैट का मामला केंद्र सरकार से भी संबंधित है, जितना वैट सरकार हमसे लेती है, तो हमने सरकार को दबाव डाला था कि आप कम करें। इससे पहले भी राज्य सरकार ने अपने स्तर पर 5 रुपए वैट कम किया था। आपको ध्यान रखना होगा कि मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को बार बार कहा कि अगर आप वेट करेंगे तो स्वतः ही पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, क्योंकि केंद्र का वैट कम करने से राज्य का वैट भी अपने आप कम हो जाता है। ये प्रावधान उस व्यवस्था में है, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे कम नहीं किया। इसी के बाद जब चूंकि 10 दिन पहले टीएल से बात हुई और उससे बात सामने आई कि हमारे सीमावर्ती जिले जहां पे पेट्रोल का भाव 10 रुपए लीटर से अधिक है, वहां सेल का प्रभाव भी पड़ा था और कुछ पेट्रोल पंप बंद भी हुए थे। तो मुख्यमंत्री जी ने इसको सोचते हुए कि अगर हम इसे कुछ कम करेंगे तो सेल का भी टारगेट बढ़ जाएगा, तो शायद उससे नुकसान की भरपाई पर एक विचार किया गया है, और विचार के तहत ही उन्होंने कहा था कि वो आने वाले समय में 10 दिन में इस पर कोई निर्णय सरकार देगी। तो मैं समझता हूं उसी संभावना पर काम किया है, इसलिए दोनों स्थितियां आपके समक्ष हैं, और मैं समझता हूं मैं दोनों प्रश्नों का जवाब मैंने आपको दे दिया है। जी बिल्कुल, आपने दोनों प्रश्नों के जवाब दे दिए। आपने स्पष्ट रूप से कहा है, और जो श्याम सुंदर जी का सवाल भी था एक तरह से, और जिसका जवाब आपने दिया कि बस चुनाव की घोषणा हो जाने दीजिए, यानी कि फिर सरकार के हाथ से बात निकल जाएगी, फिर बात कांग्रेस संगठन को करनी होगी सारी, और जब कांग्रेस पार्टी फैसले लेगी तब सचिन पायलट की भूमिका ज्यादा प्रभावी रूप से सामने आएगी। आपकी बात से ये समझ में आया है। गहलोत कैबिनेट में जो फैसले हुए हैं उसमें कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर करने के फैसले पर मोहर लगी है। जोधपुर में राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट खोलने की बात हुई है। बंद सरकारी दवा फैक्ट्री अब खुद सरकार चलाएगी, ये फैसला भी हुआ है। और जैसलमेर के रामगढ़ में आर्मी का कंपोजिट एविएशन बेस बनेगा, ये भी कहा गया है। इसके अलावा और क्या कुछ है उस पर भी हम आपको बताएं। उससे पहले श्याम सुंदर शर्मा जी, सवाल आपसे कि ये जो फैसले लिए गए हैं एआरसीपी के मुद्दे पर, 13 जिलों के नेता पहुंचे थे सीएम आवास, और 25 सितंबर को इन 13 जिलों में यात्रा भी निकाली जाएगी। ये जो अपेक्षित था, लगभग यही दिख रहा था कि इस बैठक में क्या कुछ होने जा रहा है। तो अब एक तरफ तो जो डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी ने कहा है, बस अक्टूबर के पहले और दूसरे सप्ताह का इंतजार कीजिए और फिर सचिन पायलट की भूमिका का इंतजार कीजिए, दिखेगा आपको। पहली बात। दूसरी बात, आज के कैबिनेट के फैसले, इन फैसलों का चुनाव पर कितना असर आप देखते हैं? देखिए मीना जी, ये फैसले तो क्योंकि कोटा की बैठक में होने थे, क्योंकि राज्य के हित में कुछ फैसले हैं, ये निर्णय किया जाना चाहिए। वेट के मामले को लेकर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं आई है कि कोई कैबिनेट ने फैसला किया है। वेट के ऊपर कुछ फैसला नहीं हुआ, क्योंकि कहेंगे कमेटी ने बैठक ने अभी तक कमेटी ने फैसला ही नहीं किया।
सिफारिश दी नहीं तो उसको टाला जाएगा। इसलिए चतुर्वेदी जी बार बार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री फैसला करेंगे सचिन पायलट का। ये गलतफहमी में आप हो। मुख्यमंत्री फैसला करने की स्थिति में नहीं, सीडब्ल्यूसी का सदस्य कौन है? सचिन पायलट है। तो अब ऐसी स्थिति में जिस कमेटी का सदस्य अगर सचिन पायलट है तो फैसला तो सचिन पायलट के उसमें होना है, वहां के खड़गे साहब के उसमें होना है, जहां मुख्यमंत्री जी विशेष आमंत्रित के रूप में बैठेंगे। इसलिए फिर आप फिर भूल जाइए कि फैसले तो कैबिनेट को, जो फैसले करने कैबिनेट के फैसले तो मुख्यमंत्री जी करेंगे, वो तो सचिन पायलट कर नहीं सकता। लेकिन आप गोविंद सिंह डोटासरा को इतना कठपुतली, इतना कमजोर क्यों बना रहे हो? क्या उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आएगा? मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आएगा। जब मुख्यमंत्री जी प्रदेश के अध्यक्ष होते तो कहते थे कि बड़ा कौन होता है? मुख्यमंत्री नहीं होता, प्रदेश अध्यक्ष होता है। आप प्रदेश अध्यक्ष को छोटा बना रहे हो। इसलिए देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, महिला नारी शक्ति बंधन अधिनियम के ऊपर चर्चा हो रही है। इस बार सारी व्यवस्थाएं महिलाओं को देने जा रहे हैं, जो पार्टी की बैठक होने जा रही है। अभी भजन लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित किया है कि महिलाएं व्यवस्थाएं करेगी, महिलाओं को वंदन करेंगे वो आकर के, कि हम देखिएगा कि कांग्रेस नहीं कर पाई जो मैं कर पा रहा हूं। आज भले ही सोनिया गांधी ने बोल करके कहा कि हम तो पुराने समर्थक थे और मेरे पति के कारण आज 12 लाख महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं अलग अलग जगह पर, पंचायतों में, बाकी जगहों पर। है सही बात है जिस तरह की स्थितियां है, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस अधिनियम को 9 साल बाद लागू, 10 साल बाद लागू करेंगे, जब 2029 का चुनाव होगा। तो ये बात है कि अभी आप बंधन करके क्या मुराद जी कहना चाहोगे? महिलाओं को कहोगे हाँ देंगे, झुनझुना टांग दिया, आप बजाते रहना, आवाज कब आएगी? 2000 जब 26 के चुनाव होंगे विधानसभा में, जब या 2028 में जब राजस्थान के चुनाव दोबारा से होंगे, तब महिलाओं को अधिकार मिलेगा, परिसीमन हो जाएगा, उसकी संख्या भी बढ़ जाएगी, लोकसभा में बढ़ेगी, राज्यसभा में बढ़ेगी। तो देखिए निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को जब राजस्थान की धरा और जयपुर पे आकर के महिला नारी शक्ति जो आपने बंधन अधिनियम लाए उसकी चर्चा जरूर करेंगे। और बाकायदा नारियों को, जो आज कहा है बीजेपी ने कि सारी व्यवस्थाएं नारी करेगी, आज महापौर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम सब कुछ बहुत खुश हैं और सारी चीजें हैं, तो वो प्रचारित कुछ करेंगे। और आप उस नारी स्थल पे जा रहे हो, जो नारी यहाँ पर 2 बार 10 वर्ष तक राज कर चुकी है, उसको वहां पर आप चुनौती दोगे जाकर के? मुख्यमंत्री जी चुनौती देंगे। जो पहले देखिए सचिन पायलट भी जाके आ गए हैं वहां पर, किसान आंदोलन जब हुआ था, ये तो मान के चलिएगा। अब मुख्यमंत्री जी प्रशासनिक स्तर को साथ लेके जाना चाहते हैं, और ये कह रहे थे कि 16,000 करोड़ खर्च कर दिए ईआरसीपी में। आप मुझे हिसाब बताओगे क्या? मेरे को तो लगा कि 100 करोड़, 900 करोड़, 13,600 करोड़ और बनते 14,600 करोड़ है। आप 16,000 करोड़ कहां से लिया हिसाब किताब मुझे नहीं पता। आपके पास अलग बही खाता मुख्यमंत्री जी ने भेजा हो तो मुझे नहीं पता। विधानसभा में तो ये कुछ कहा है और ये खर्च नहीं हुए। आपने केवल बजट में प्रावधान करने की घोषणा की थी, धरातल पे कितना खर्च हुआ ये आप देखिएगा। आप देखिएगा आंकड़ों को, आप अपने तरीके से बोल लो कि मैं सच नहीं मानूंगा। सच तो जब मानूंगा कि कुछ दिखे कि बांध बन रहा है, कुछ हो रहा है। कुछ भी नहीं हुआ, खाली घोषणा करिए। और आपने कहा ना 2052 में पूरी होगी, तो आप तो लोग देखिए 13 जिलों में जाओगे तो पूछेंगे लोग कि आप जब बिड़ला सभागार में कांग्रेस का अधिवेशन में आप कह रहे थे कि आंदोलन करेंगे, वो आंदोलन क्यों गायब हो गया बीच में? तो अभी आंदोलन की क्या सूझी आपको? और आप 13 जिलों में जा रहे हो और कह रहे हो कि भाई हमने सचिन पायलट को तो नहीं बनाया, अब दोबारा बना देंगे, युवा को बनाएंगे, हमारे साथ हो जाओ। क्योंकि शोभा रानी भी आपके साथ है। अभी बीजेपी के साथ स्थिति है कि वहां कुछ भी नहीं है बीजेपी का, और बीजेपी चाह रही है कुछ हो जाए। तो इसलिए देखिएगा कि जिस तरह की स्थितियां अब आने वाले टाइम में बीजेपी को कितना मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर मिल गया होता है बीजेपी को तो राष्ट्रीय योजना घोषित हो गई होती ना, और आज बन गई होती, और आपको पानी और जो कुछ होता है जो विकास की दृष्टि से। श्याम सुंदर शर्मा जी, ये जो बात है कि ये जो महिलाओं को लेकर जो प्रधानमंत्री ने कोशिश की और बड़ा क्रांतिकारी जो फैसला है, और निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला है। आप प्रधानमंत्री की जो क्षमता, काम करने की जो रफ्तार और जो उनका काम करने का अब तक का स्टाइल रहा है, आप मानते हैं कि इसमें बहुत समय लगने वाला है इस बिल को पास होने में? नहीं, समय तो निर्धारित है ना, अब ज्यादा समय है ही नहीं। जब कांग्रेस ने खुला समर्थन कर दिया, बाकी लोगों ने समर्थन कर दिया, तो
13 घंटे का टाइम तो देखिएगा, इसको 7 घंटे का टाइम तो लोकसभा में दिया ही था, तो पूरा होने के बाद पारित हो जाएगा, राज्यसभा में पारित हो जाएगा, पारित होने में तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो सोनिया गांधी ने कहा कि हम तत्काल लागू कर रहे हैं और इसको लागू करने में कितना समय लेंगे आपके हिसाब से? नहीं, वो तो आ गई ना, बिल में है कि 2029 में लागू होगा। ये तो आ गया लोकसभा के 2029 में लागू हो गया, तो स्पष्ट हो गया, अभी लागू होने वाला नहीं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि लागू देरी से क्यों कर रहे हो, जब हम सब सहयोगी हैं, हम सब तैयार हैं। और ये देखिएगा कि उन्होंने अभी से कर दिया, SC ST, आपके OBC सबका आरक्षण दो। अब क्या, अभी तक तो उसमें है नहीं। तो देखिएगा राजनीति परिप्रेक्ष्य में दोनों के दोनों इतना समय लेने की क्या जरूरत पड़ी इसमें श्याम जी? अरे तो चुनाव तो 2024 का तो जीत लेंगे, 2029 का चुनाव इसी आधार पे जीतना चाहती है। अभी मुख्य प्रधानमंत्री जी सपना दिखा करके कहना चाहते हैं महिलाओं के दम पर हम 2029 का चुनाव भी जीतेंगे। इसलिए चुनाव की राजनीति अभी से फैसला कर रहे हैं, 2028 का चुनाव भी हम इसी से जीतेंगे। अभी देखिए 2023 के चुनाव में अहम मुद्दा बनाएंगे, हमने महिलाओं को दे दिया, दिया नहीं, केवल कहेंगे दे दिया। अब कितना असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, महिलाएं समझेगी नहीं समझेगी, ये बात अलग है। लेकिन महिलाओं को दिया कुछ भी नहीं, तो कहा दे दिया। हम वंदन करते हैं और नारी शक्ति को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। हमने मुद्रा योजना, देखिए इतने समय से नहीं हो पाया, वो निर्णय कम से कम हो तो गया। आप नहीं, इस बात निर्णय को मानते हैं? क्योंकि भाई निर्णय मैं होने के बाद परिसीमन वगैरह में समय लगता है, तो वो समय सीमा तो ये अगर सरकार की इच्छा शक्ति है, कर सकते हैं। देखिए पुष्पा जी, अगर सरकार की इच्छा शक्ति होती तो 2024 में लागू हो सकता है। भाई विधानसभा के चुनाव में तो लागू नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है, संभव है। तो प्रधानमंत्री ने टुकड़ों में लागू हो सकता है, इस बार पूरी तरह से पार्टी लागू ने अपनी गणित को सुरक्षित रख लिया और आने वाले समय के लिए गणित बनाने का रास्ता खोल लिया। डॉक्टर और प्रदीप दूसरी चतुर्वेदी, बात, ये निर्णय तो कांग्रेस पार्टी भी ले सकती थी, उनका तो कई नहीं सालों तक अरे लिया था पुष्पा जी, वो तो कह रहे हैं हमने लिया था, क्योंकि हमारी सरकार इंडिपेंडेंट, पूरा कहाँ उनकी लिया सरकार उस वक्त सरकार में सहयोगी दल सहयोग नहीं कर पाए थे, इसलिए नहीं हो पाया था पूरा। अब सहयोगी दल भी सहयोग कर रहे हैं, तो नहीं, सहयोगी दल तो अब तो पार्टी का बहुमत है, इसलिए सहयोगी करो नहीं करो निर्णय हो जाएगा। श्याम सुंदर शर्मा जी, आखिरकार मोर्चा किसने गाड़ा, किला किसने फतेह किया? या तो झंडा तो जो गाड़ देता है वही होता है। चर्चा कितनी भी हो जाए, कब हुई, 27 साल लग गए, एक बार रखा, 2 बार बात हुई, 4 बार ये हुआ। बात ये है कि कड़ा फैसला किसने लिया और उस फैसले को पारित कराने का साहस और मैनेजमेंट किसका था? तो उसके लिए तो मोदी को याद करेगा ये देश, चाहे हम मोदी के समर्थक हो या मोदी के विरोधी हो, हम मोदी से सहमत हो या ना हो। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस क्रांतिकारी फैसले का क्रेडिट मोदी के खाते में जाएगा, चाहे, क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत वाली, प्रचंड बहुमत वाली केंद्र में सरकारें भी चलाई है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आज बीजेपी के पास या मोदी के पास जितना बहुमत है उतना बहुमत कांग्रेस के पास कभी रहा नहीं है। उनके पास रहा है, उनके पास इंदिरा गांधी जैसी प्राइम मिनिस्टर रही, वो खुद ये फैसला कर सकती थी कि इस देश में महिलाओं को मिलना चाहिए। क्यों हम आज 2023 का इंतजार कर रहे हैं उसके लिए? ये विषय ऐसा नहीं था कि इसके लिए 30 साल 35 साल निकालने की जरूरत थी, लेकिन क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क में है ही नहीं ये विषय, हम इसके लिए तैयार ही नहीं है मानसिक रूप से। तो भले ही मोदी ने चुनाव के पर्पज से किया हो, फैसला तो सही है। और सही, आप कहते हैं 9 साल बाद क्यों किया? अरे 9 साल बाद भी किया तो है, इसको भी तो मानना चाहिए। 9 साल बाद लागू होने की बात है, किया तो अभी तो हो जाएगा, लागू भी हो जाएगा। अगर एक बार फैसला हो गया तो वो लागू भी हो जाएगा। निश्चित रूप से आप जो बात बोल रहे हैं उसमें दम है श्याम सुंदर शर्मा जी, कि क्यों इसी बार से पार्टी क्या इसको लागू नहीं करा सकती थी? इसकी क्या गणित थी मुराद अली जी, वो समझाइए। पार्टी अभी नहीं करा के अगले चुनाव तक अभी महिलाओं का वोट ऐसे लेना है कि हमने फैसला कर दिया है और अगली बार महिलाओं को खड़ा करके तैयार करके हमें वोट बैंक लेना है, ये स्ट्रैटेजी है? देखिए मीना जी, मैं सबसे पहले तो इस बात को पूरे तौर पे खारिज करता हूं कि कोई वोट बैंक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी किसी विशेष वर्ग को या किसी विशेष श्रेणी को साधने के लिए कभी करती आई हो। मैं आपको बताऊं, कमोबेश यही आलोचना उस समय भी हुई थी जब ट्रिपल तलाक पे भारत सरकार
एक बिल लेके आई, फैसला लेके आई, एक्ट बनाया। उस वक्त भी ये कहा गया कि मुस्लिम महिलाओं को साधने के लिए जो है भाजपा इस तरीके की राजनीति कर रही है। मैं आपको निवेदन करूं मीना जी, देखिए मन जब साफ हो, जब नीयत साफ हो तो रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। आपको मैं एक चीज निवेदन करूं कि जहां पर आप महिलाओं के पक्ष में या किसी भी वर्ग के पक्ष में एक बात करते हैं सिर्फ, और आपकी बातों पे लोग भरोसा करके आपकी सरकारें बना देते हो, वहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी बात ही नहीं करती, उस वर्ग के लिए काम करके दिखाती है, तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पे आपने देखा होगा ट्रिपल तलाक के बाद में निश्चित तौर पे यूपी के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वहां सरकार बदली, वहां पर जो ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ। तो देखिए लोकतंत्र में मैं समझता हूं कि इस तरीके के क्रांतिकारी फैसले लेने के लिए युग पुरुष युगों युगों में पैदा होते हैं, और मैं समझता हूं योगी जी ने ऐसा ऐतिहासिक फैसला, मोदी जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसका परिणाम आपको दूरगामी नजर आएगा। दूर मैं कहता हूं आगे भविष्य में जिस तरीके से आपने महिला को बराबर का दर्जा देने का वादा किया और आप उसे निभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी नीयत तो देखे कम से कम। भारतीय जनता पार्टी ने हिम्मत तो दिखाई दूसरे दलों को ये बताने के लिए, और दूसरे दलों को भी अगर इसमें कोई शंका होती, कोई शुबा होता, तो मैं समझता हूं कि वो भी विरोध करते। लेकिन एक अच्छा फैसला है भारत के लिहाज से, मैं समझता हूं इंसानियत के लिहाज से और पुरुष और नारी दोनों के सम्मान के लिए एक ऐसा फैसला है जो राजनीतिक तौर पे इसका बहुत अच्छा असर होगा और पूरे हिंदुस्तान में एक नई राजनीतिक पारी खेलने के लिए हमारी माँ बहनें आगे आएगी। और देश पहले भी आपने देखा है जब देश के सर्वोच्च पदों पर नारी संभाल सकती हो, जब चांद पर नारी पहुंच सकती हो, जब हवाई जहाज नारी चला सकती हो, रेल चला सकती हो, तो अरे सर आपका घर भी चलाती हैं, आप लोगों को भी संभालती हैं, आप लोगों को भी चलाती हैं। मुश्किल तो ये है आप लोगों को भी महिलाएं चलाती हैं सबको, चाहे आपके टिफिन बनाने हो, चाहे आपके कपड़े चाहे आपका पॉकेट संभालना हो, चाहे आपका पॉकेट भारी करना हो, हल्का करना हो, सब कुछ महिलाएं करती हैं। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, आखिरी सवाल आपसे, आखिरी टिप्पणी। देखिए मेरा ये कहना है कि कांग्रेस ने जब राहुल जी गांधी जी की 414 सदस्यों की सरकार थी पार्लियामेंट में, उस समय भी ये बिल राज्यसभा से पास कर दिया गया था। लेकिन आप देखिए कि उस समय में चूंकि यूपीए के सहयोगी थे लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, इन लोगों ने इस बिल का सपोर्ट नहीं किया था, इसलिए कांग्रेस नहीं कर पाई थी। कांग्रेस ने प्रयास किया, मनमोहन सिंह जी ने किया, नरसिम्हा राव जी ने किया, सबने प्रयास किए, लेकिन सहयोगियों की सपोर्ट नहीं मिलने के कारण ये नहीं हो पाया। तो बात यही है कि राज्यसभा में बिल आज भी पास हो चुका है, लेकिन चूंकि राज्यसभा स्थगित रही होती है, हमेशा रहती है, तो राज्यसभा का पास किया बिल तो आज भी कायम है। लेकिन लोकसभा में जिस समय हुआ उस समय परिसीमन की व्यवस्था नहीं थी। परिसीमन के बिना अगर आज आप इसको अनाउंस करते तो ये रिजर्वेशन अब भी मिल सकता था, इस चुनाव मिल सकता था, लेकिन सरकार ने चतुरता पूर्वक परिसीमन का इसमें कंडीशन लगाई है। परिसीमन बिना जनगणना के दोबारा नहीं हो सकता, ये बात भी तय है। इसलिए सरकार ने बड़ी चतुराई के साथ परिसीमन का इसमें नियम लगाकर इसको अभी वर्तमान में महिला आरक्षण का लाभ देने का प्रयास का जो षड्यंत्र किया है वो लोगों की समझ में नहीं है। लेकिन राजनीतिक रूप से हमें सक्षम है इस बात को समझने में कि उन्होंने परिसीमन की सीमा लगाकर इस विधेयक को जो उन्होंने घोषणा की है वो परिसीमन की वजह से ही अगले चुनाव तक ये मिल पाएगा, उसकी संभावना है, कोई कह नहीं सकता मिलेगा, लेकिन परिसीमन की कंडीशन लगाकर इस प्रभाव को तत्काल प्रभाव से प्रभावी से रोका गया है और ये चतुराई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। परिसीमन का विरोध नहीं करते। जब परिसीमन नहीं होता, परिसीमन सुनिए पुष्पा जी, परिसीमन नहीं होता तो ये तुरंत प्रभाव से लागू हो गया होता। परिसीमन अगर नहीं होता तो ये वर्तमान व्यवस्था में लागू हो गया होता, जिसको प्रधानमंत्री चतुराई से टालने का प्रयास कर दिया है। ये राजनीतिक खेल है, ये चतुराई है। प्रदीप जी, आप कह रहे थे कि राहुल गांधी जब राजीव गांधी हुआ करते थे प्रधानमंत्री और 400 सीटें आई थी, जब नहीं सोचा था महिलाओं के आरक्षण के बारे में,
जब तो मैं कह रहा हूं ना आपसे, श्याम जी सुनिए, उसमें लालू प्रसाद और नीतीश कुमार उसके बाद थे सरकार के, और उन्होंने उसको मना किया था, उन्होंने उसके भागीदार नहीं बने। बिल्कुल सहयोगी सरकार, यूपी में सहयोगी थे, उन्होंने सहयोग नहीं किया, वो नहीं चाहते थे कि ये हो। अरे बात की बात है, ये आपको भी मालूम है, आपको याद होना चाहिए कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने इसका भरपूर विरोध किया था, इसलिए यूपीए सरकार नहीं कर पाई थी उसको, और राज्यसभा में बिल पेश, राज्यसभा द्वारा पास किया जा चुका है बिल, लेकिन परिसीमन की इसमें कंडीशन नहीं थी। देखिए, जब प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा थे, 12 सितंबर 1996 को इस बिल को लाया गया था। आप पहली बार लाया गया था, पहली बार तो पहली बार लाया गया था। आप सुनते ही नहीं, सुनना तो नहीं चाहते। आप बात ही नहीं कर रहे। मैं भी कह रहा हूँ ना, पहली बार देवेगौड़ा के नेतृत्व में लाया गया था, ये बात मैं कह रहा हूँ आपसे। नहीं, जब लोकसभा में 400 सीटें आई थी, जब प्रधानमंत्री बने थे पहली बार राजीव गांधी, उस वक्त नहीं लाया गया था। आप ये गलत क्यों? तो यूपीए की सरकार में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जब उसके सहभागी थे, उन्होंने इसका तिरस्कार किया था। अरे बात की बात है, मैं कह रहा हूं, जब कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ संसद में थी, तब लालू प्रसाद ने और नीतीश कुमार ने सहयोग नहीं किया था, और राहुल जी गांधी ने प्रयास किया था, लेकिन वो इसके पक्षधर नहीं बने थे। अरे तो मैं आपसे कहा चाहता हूं, अरे आज तो अभी गृह मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। अभी देखिए, नहीं है मीना जी, अभी गृह मंत्री जी जवाब दे रहे हैं लोकसभा में, और मेरे को लगता है कि ये तो लोकसभा तो जल्दी पारित करेगी, क्योंकि 7 घंटे की बहस पूरी हो रही है। लोकसभा तो आज पारित कर देगी, मेरे को लगता है देर रात तक, और फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पारित होगा, क्योंकि देखिए 23 तारीख तक सेशन है। ये निश्चित रूप से पारित होगा, और ये नरेंद्र मोदी के साहस के बिना संभव नहीं था। कड़े फैसले लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं, और हमें खुले मन से उनके इस बोल्ड फैसले की, क्रांतिकारी कदम की सराहना करनी चाहिए, बधाई देनी चाहिए। इससे पहले के जो प्रयास हुए थे, वो अगर नहीं होते तो आज हम इस हालात में नहीं होते, इसलिए उन प्रयासों का भी निश्चित रूप से योगदान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि ये प्रयास जो हुए उसी वजह से ये बिल हो रहा है। ये बिल तो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने इस फैसले को लेने का मन बनाया, इस देश में क्रांति लाने का फैसला किया। भले ही वोटों की गणित जो है वो साधने की कोशिश हो, राजनीतिक दल वोट बैंक के लिए काम करता है, सत्ता में आने के लिए काम करता है, इसलिए उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उन्होंने वोट बैंक के लिए भी किया है तो ये बड़ा फैसला किया है। ये मौका कांग्रेस के पास बार बार आया था इस केंद्र में सरकार में, इस देश के इतिहास में, इंदिरा गांधी के समय, राजीव गांधी के समय, लेकिन उन्होंने ये फैसला नहीं लिया, क्योंकि उस समय तक हमारा देश और हमारे देश के राजनेता और हमारा समाज इस सोच के लिए तैयार नहीं था। आज इस तैयारी की रणनीति आज नहीं की है। बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग, कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तब एक आनंद नाम की जो उनकी कैबिनेट में मुख्यमंत्री थी, वो उनकी करीब थी। करीब का मतलब राजनीतिक रूप से वो उन्हें सलाह देने का महत्व रखती थी, और उन्होंने शौचालयों की शुरुआत गुजरात में उस समय की थी। जब महिलाओं को आप जगह देते हैं कैबिनेट में, अपने आसपास राजनीतिक माहौल में, तो आपको सुझाव भी मिलते हैं। जो शौचालय की शुरुआत गुजरात में उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए की, वो केंद्र में आने के बाद देश में की। ऐसा नहीं है कि शौचालय इससे पहले इस देश में थे नहीं, लेकिन उसके बाद जब प्रधानमंत्री लाल किले से कहता है, जब प्रधानमंत्री अपने हाथ में झाड़ू लेता है, भले ही वो तस्वीरें खिंचवाने के लिए हो, लेकिन इस देश की जनता उसे संदेश के रूप में लेती है। तो सामाजिक सुधारों के लिए नरेंद्र मोदी याद किए जाएंगे। नरेंद्र मोदी को श्रेय देना पड़ेगा, चाहे हम पक्ष में हो विपक्ष में। मैं फिर बोल रही हूँ, चाहे हम नरेंद्र मोदी के समर्थक हो या विरोधी हो, लेकिन फैक्ट शीट पे क्या है? फैक्ट शीट पे ये है कि नरेंद्र मोदी महिलाओं को आरक्षण देने का साहस खुद रखे। उन्होंने महिलाओं को साधने का प्रयास किया। और अगेन मैं फिर बोलती हूँ, गुजरात के 2007 के चुनाव में गवाही मैं खुद रही हूँ, देखा है मैंने। मणिपुर विधानसभा जो उनका था, उसमें भी चुनाव जीतने के लिए उन्होंने महिलाओं को साथ लिया। तो उन्होंने महिलाओं के वोट बैंक की, महिलाओं की ताकत को पहचाना था उस समय वोट लेने के लिए। और अब
राजनीति में उन्हें लाने के लिए, तो उन्हें बधाई देनी चाहिए सबको एक सुर में मिलके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी न्यूज़ 24 पर। हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देखते हैं वो हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर अपने सुझाव दे सकते हैं। हमारे पैनल जो मेहमान आते हैं उनसे अपने सवाल पूछ भी सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।